नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी एकनाथ शिंदे को बीजेपी से मिले बड़े झटके की, झारखंड में मुश्किल में फंसी बीजेपी की। देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों हुए बीजेपी से नाराज, सीएम उमर के आगे क्यों झुकी मोदी सरकार को, जानेंगे बिहार में मजबूत होती आरजेडी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इजराइल को ईरान की चेतावनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप। ये तभी संभव जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी यही चाह रहा है। दिवाली गिफ्ट्स पर जीएसटी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, ट्वीट कर लिखा, गरीबों की मुश्किल बढ़ा रहा मोदी का गब्बर सिंह टैक्स। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी की हार का किया दावा। बोले, बीजेपी पार्टी नहीं, अधिकारियों के दम पर लड़ रही है चुनाव। और दिल्ली हाईकोर्ट में 200 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर, सूची में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाली जज का नाम भी शामिल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ना तो गठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच सुलझ पा रहा है, और ना ही सीएम उम्मीदवारी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है उसने शिंदे की नींद उड़ा दी है। तो कैसे शिंदे फंस गए बीजेपी की रणनीति में, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया है। 2.5 साल से राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता दावा करते रहे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बहुमत मिला तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है, और ये भी कह दिया है कि शिंदे को सीएम पद नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो दल ज्यादा सीटें जीतेगा उसके हिस्से सीएम पद जाएगा। सीट बंटवारे में बीजेपी शिंदे को 75 से 80 सीटें दे रही है और खुद लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर महायुति को बहुमत मिलेगा तो बीजेपी की सीटें शिवसेना शिंदे गुट से ज्यादा होंगी, यानी शिंदे सीएम नहीं होंगे। इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट में नाराजगी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी टकराव तेज हो गया है। बीजेपी ने शिंदे और अजीत गुट की सीटों पर दावा ठोक दिया है और सीट को लेकर ये शर्त भी रख दी है कि सिंबल शिवसेना या एनसीपी का होगा, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का होगा। इसके बाद बीजेपी के 5 नेताओं ने एनसीपी और शिवसेना का दामन थामा है और इन्हें टिकट भी मिलेगा, ये तय हो गया है। साफ है, महाराष्ट्र में बीजेपी के दबाव में उसके सहयोगी आते दिखाई दे रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अमित शाह ने 2029 के लिए जो दावा किया था कि बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए बीजेपी अपने दोनों ही सहयोगियों को खत्म करने की कोशिश में जुट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात महाविकास अघाड़ी गठबंधन की करें तो यहां अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है। एनसीपी शरद पवार गुट ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें शरद पवार गुट ने अणुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का ये फैसला बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाला रहा। महाराष्ट्र में शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है तो झटका बीजेपी को झारखंड चुनाव में भी लग सकता है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने हार मान ली है। बीजेपी ने मान लिया है कि झारखंड में पार्टी के लिए कई चुनौतियां हैं और उनके लिए राज्य में जीत पाना मुश्किल नजर आ रहा है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के ऑब्जर्वर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा कि झारखंड एक मुश्किल राज्य है। शर्मा ने आगे कहा कि मैं असम के उपचुनावों पर नजर भी नहीं रख पा रहा, मैं झारखंड को लेकर व्यस्त हूं। उनके इस बयान से साफ है कि झारखंड में बीजेपी के लिए कमल खिलाना आसान नहीं है। कहीं जनता की नाराजगी है तो कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट के सामने आते ही पार्टी में भगदड़ मच गई। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिला। कई नेताओं ने बीजेपी को झटका देते हुए विपक्षी दलों की सदस्यता ग्रहण कर ली। हाल ही में एक और वाकया देखने को मिला, जहां शर्मा को 2 कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन के लिए झगड़े को देखते हुए हाथ जोड़ने पड़े। उन्होंने अपील की कि पार्टी कार्यकर्ता आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव पर फोकस करें। दरअसल झारखंड की 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं।
जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बीजेपी के नेता ही मान रहे हैं कि झारखंड चुनाव बेहद मुश्किल है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर तीखा तंज कसा है। तो क्या कहा है कैप्टन ने, जिससे बीजेपी हाईकमान भी दिख रहा है परेशान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कैप्टन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अब तक पंजाब के मसलों पर उनसे कोई राय नहीं मांगी है, फिर चाहे लोकसभा चुनाव में पंजाब की विभिन्न सीटों पर उम्मीदवारों के चयन या चुनावी रणनीति का मुद्दा क्यों न हो। इतना ही नहीं, कैप्टन ने कहा, मैं 1967 से पंजाब की राजनीति में हूँ, 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार मंत्री, 7 बार एमएलए और 2 बार एमपी रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझसे बीजेपी ने विधानसभा सीटों या चुनावी रणनीति पर कोई बात नहीं की है। मैं एक सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैंने बीजेपी कोई हंसी मजाक के लिए ज्वाइन नहीं की है। इसी के साथ कैप्टन ने साफ कर दिया कि जब तक पार्टी उनसे सलाह नहीं मांगेगी तब तक वो बीजेपी को किसी भी तरह की सलाह नहीं देंगे। वहीं कैप्टन के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि पूर्व सीएम अंदर खाने बीजेपी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को तरजीह देते हुए केंद्र में मंत्री बनाया गया, इससे पंजाब की राजनीति में बिट्टू का कद बढ़ गया है। उससे कैप्टन व सुनील जाखड़ अंदर खाते नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कैप्टन की इस नाराजगी का पंजाब उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा। बीजेपी की मुसीबत हर तरफ से दिखाई दे रही है, अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष उसकी अलग से घेराबंदी कर रहा है। इस बीच बीजेपी को जम्मू कश्मीर चुनाव में किया गया वादा भी याद दिलाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला तो सीधे दिल्ली पहुंच गए और पीएम मोदी से पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आखिर कब तक दिलाया जा रहा है, तो कब तक जम्मू कश्मीर को मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को इसी साल पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तैयारी में है। केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था। इसके बाद कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर के दूसरे सभी दलों ने पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से इसे लेकर एक प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया गया और एलजी मनोज सिन्हा ने इसे केंद्र को भेज दिया है और अब केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है। बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर विरोधी दल का दबाव काम करता दिख रहा है। इसी साल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो विरोधी दल के दबाव में अब बीजेपी बिहार में भी आते दिखाई दे रही है। बिहार में साल भर के अंदर ही चुनाव होना है और चुनाव से पहले बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी तेजी से मजबूत हो रही है। बिहार में विपक्ष का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जिससे आरजेडी और मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में दिवंगत आरजेडी नेता और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह और उनकी पत्नी हिना शहाब ने आज राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर आयोजित समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हम लोगों की कद्दावर नेता रही हिना शहाब ने पुनः पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम लोगों की जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, इसके माध्यम से इसे हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं,
इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सिवान और आसपास के क्षेत्रों में आरजेडी का समर्थन बढ़ेगा। इससे पहले भी शहाबुद्दीन परिवार का आरजेडी से गहरा नाता रहा है और अब उनके बेटे और पत्नी का पार्टी में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। बिहार में आरजेडी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है, तो वहीं मोदी सरकार की लापरवाही के चलते देश की जनता की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सरकार की विफलता के चलते महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इस दीपावली किसी के घर में खुशियों के दीप जलेंगे तो किसी के घर मायूसी का डेरा होगा। रोजगार की तलाश में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों के लिए त्योहारों पर भी घर पहुंचना मुश्किल हो गया है। घर जाने की इस जद्दोजहद में मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए। 27 अक्टूबर को रविवार होने के कारण स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही बांद्रा रेलवे स्टेशन पर बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन आई तो उसमें चढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिससे रेलवे की व्यवस्थाएं चरमरा गई और यह हादसा हो गया। वहीं सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां यात्रियों की भारी भीड़ के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब होने की खबर है। इसे लेकर एक बार फिर मोदी सरकार समेत रेल मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने तंज भरा ट्वीट किया कि काश की रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और रेल मंत्री को फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से देश में 25 से ज्यादा बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुंबई जैसे शहर में जिसे उपनगरीय रेलवे कहा जाता है, देखिए वहां क्या हाल है। बांद्रा में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है? सवाल तो ये उठ रहे हैं कि त्योहार तो हर साल आते हैं और हर साल यात्रियों को ऐसे ही जोखिम उठाने पड़ते हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? और बुलेटिन के आखिर में बात मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की। इजराइल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब वो खुद भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे दी है। ईरान ने भी साफ कर दिया कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से दुनिया भर के देश टेंशन में है। इजराइल का दावा है कि उसका हमला सफल रहा, लेकिन ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया है और अब ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी है। इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझानी होगी। यानी खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अभी उन्हें ईरान की ताकत का अंदाजा भी नहीं है और अब वक्त आ गया है कि इजराइल को असली ताकत दिखाई जाए। खामेनेई ने कहा कि हमारे अधिकारियों को यह आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। खामेनेई के बयान से साफ है कि अब ईरान शांत नहीं बैठेगा, यानी जिस बात की चिंता सबको थी वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान इजराइल पर हमला करेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग बड़े पैमाने पर तबाही लाएगी और इसी डर से सभी देश इजराइल के हमले की निंदा कर रहे थे। अमेरिका ने भी ईरान को जवाबी हमला न करने की सलाह दी है। इजराइल फिलहाल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब ईरान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।